नमस्कार बच्चों। नाउ वी आर स्टार्टिंग द वीडियो थर्ड वीडियो चैप्टर 7 क्लास 12th P block elements. In first video we have covered physical properties. In second video we have covered chemical properties of group 15. Now we are starting the member of group 15, that is nitrogen. What type of? First one, preparation एंड यूजेस। कैसे ये प्रिपेयर कैसे करेंगे, किसको? नाइट्रोजन को। एंड देन यूजेस, इसके कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन है हमारी डेली लाइफ में या इंडस्ट्रियल में कहाँ यूजेस है, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या लिखा गया है कि प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना है। तो इसका फर्स्ट वन उन्होंने कहा है कि पहले, सबसे पहले आपने क्या करो, एयर, एटमॉस्फेयर की एयर इसको कलेक्ट करो। क्यों कलेक्ट करेंगे? उन्होंने कहा कि 78% ऑफ द एयर, हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग जितनी भी एयर है ये वाली अर्थ के चारों तरफ, ये इसमें 78% नाइट्रोजन है। इट मीन्स हमने जो कलेक्ट की गई है गैसेस, उसमें से सीधी सीधी बनी है, मतलब किसी तरह कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करनी है, ओनली कलेक्शन ऑफ द एयर। तो सबसे पहले एयर को क्या करना होगा, ये तो है गैस फॉर्म में, गैस फॉर्म को सबसे पहले कलेक्ट करने के लिए इसको लिक्विड फॉर्म में लाना होगा। तो सबसे पहला इसको करना होगा लिक्विड, और लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस लिक्विफिकेशन। ठीक है ना? तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिक्विफिकेशन करना होगा। और इजीली हो जाता है क्या? नहीं। अगर मैं एलपीजी गैस की बात करूं, एलपीजी सिलेंडर में भरी होती है गैस, पर वो गैस होती है किस फॉर्म में? एलपीजी है ये गैस, पर एलपीजी यहाँ पे किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हुई? इसके लिए दो प्रोसेस किए गए। सबसे पहले इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाया गया, इस गैस को हाईली प्रेशराइज करके अंदर भरा गया, और उसके बाद में टेम्परेचर इसका कम कर दिया गया है। क्यों? ये दोनों ही जैसे गैस पार्टिकल होते हैं, जैसे इतना दूर दूर है, इसको आप अगर पास में लाओगे, अगर इसको पास में लाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये इसके बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहां से प्रेशर लगाया और यहां से प्रेशर लगाया, इसका मतलब प्रेशर को एनहांस किया। फिर ये इनकी जो पार्टिकल है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए, उसके लिए हमने टेम्परेचर को कम कर दिया। अब ये धीरे धीरे पार्टिकल पास पास आ रहा है। अगर ये पार्टिकल इस तरीके से पास पास आ गया तो मतलब अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। तो दो चीज काम किया गया, सबसे पहले टेम्परेचर को कम किया गया और प्रेशर को बढ़ाया गया, इस तरह से किया गया। अब जो लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, आपको क्या लग रहा है कि ये सारी नाइट्रोजन है? नहीं, 21% O2, 1% में अदर गैसेस, तो सारी कलेक्ट हो गई। अब इनको जो कलेक्ट की गई है, इसका अपना एक, सभी गैसेस का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, सभी का अपना मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग बॉइल किया जाएगा, लिक्विड से वापस किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? गैस में। पर सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। जैसे आपका जो पेट्रोल होता है वो भी इसी तरीके से करते हैं। इसलिए क्या होता है, पेट्रोल इस तरीके से भरते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे यहाँ ब्लोकेज होता है इस तरीके से, यही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होगा, ये वेपर बनेगी, आपने इस तरीके से यहाँ से हीट देता है, हीट देने के बाद वो वेपर बनेगा। जो सबसे पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले वेपर बनेगा, सबसे पहले वेपर बनकर सबसे ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसके चारों तरफ ऐसे कूलिंग, जैसे फ्रिज के चारों तरफ कूलिंग वो जो होती है ना, ऐसी लाइंस होती है, जैसे जो ये इनके अंदर कूलिंग के लिए मटेरियल बढ़ा देता है, तो यहाँ भी कूलिंग के लिए मटेरियल वो आप, तो इस केस में क्या हो रही है, ये सारी गैसेस, ये है लिक्विड, ये जा रही है वेपर, और ये वेपर यहाँ पर वापस कूल हो रही है, और कूल होने के बाद में वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। बट जितने ऊपर से, जैसे यहाँ से लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो यहाँ से इसको सेपरेट किया गया, अगर यहाँ होगी तो यहाँ से सेपरेट कर दिया गया, अगर यहाँ होगी तो यहाँ कर दिया गया, फिर यहाँ, इट मीन्स जहां पे वो लिक्विड हुई वहीं पे इसका कलेक्शन करते हैं। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस किया था, ये वर्ड लिखा याद है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द एयर। डिस्टिलेशन के अकॉर्डिंग
जैसे N2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना दे रखा है यहाँ 77, इसका दे रखा है 77.2 केल्विन। इस टेम्परेचर पे बॉईल करके इसको फ्रैक्शनली अलग किया जाएगा, ठीक है। ऐसी तरीके से अगर मान लो 90 O2 कहाँ तक कलेक्ट होगी तो कि 90 केल्विन पर ये वेपर बनेगी ऑक्सीजन, तो ये बाद में ये भी सेपरेट की जा सकती है। तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ। इससे नाइट्रोजन भी बन रही है, ऑक्सीजन भी बन रही है और बहुत इजीली बन रही है, लो कॉस्ट। सिंपल सा किया क्या, एटमॉस्फेयर की कोई तो शक किया, यहाँ एक पंप लगा दिया जाता है, जैसे आपकी जो गाड़ियों में हवा भरते हैं उसमें जो पंप होता है उस टाइप पे एक सक्शन पंप लगाते हैं, वहां से कलेक्ट करते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। यहाँ वर्ड लिखा हुआ पूरा है, LIQUEFACTION, लिक्विफिकेशन। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फर्स्ट मेथड खत्म। इसके बाद में और मेथड दे रखे हैं। क्या मेथड है, ये लगभग आपको वैसे क्लियर हो गया होगा, और एक बार आप फिर से देखिएगा, हो जाएगा ये फिर से देख करके। अब प्रिपरेशन के सेकंड मेथड्स की बात करते हैं। वो मेथड क्या कहता है, केमिकली बात कर रहे हैं। ये तो बहुत सिंपल सी फ्री, समझो ये तो लगभग फ्री, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पैसे वाली बात करते हैं। कैसे कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड के साथ में सोडियम नाइट्रेट, ओके, सोडियम नाइट्रेट लिया, सोडियम नाइट्रेट लिया और इसके बाद में इन दोनों का रिएक्शन कराया, तब बनी है नाइट्रोजन। ये गैस बनती है। हालांकि इसके साथ में पानी भी बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी का तो दूसरी बात है। NaCl भी बन रहा है, चलो ठीक है, ये भी क्या है, पानी के अंदर डिजोल्व रहता है, बट इसके अंदर जो गैस फॉर्म में निकलती है ऊपर की तरफ निकल जाएगी, तो ये नाइट्रोजन कलेक्ट कर ली जाती है। पर इसमें NO और HNO3 ये भी इम्प्योरिटी के फॉर्म में बन जाता है। ये तो बन ही रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड से करते हैं तो ये नाइट्रोजन बन रही है, ये इम्प्योरिटी के फॉर्म में बनती है। इसका भी एक ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट है, सिंपल था, इसमें एक्वस H2SO4 प्लस क्या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके साथ में इसे निकालना है। इसमें से निकालोगे तो ये भी इसमें वो इस तरीके से एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इसके बाद में ये भी इम्प्योरिटी निकल जाएगी। पानी है, पानी के अंदर नमक है, ये सब चीजें वहीं रह जाएगी और ये नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। इस तरीके से हम नाइट्रोजन का प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन का ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड क्या लिखा हुआ है, थर्ड मेथड लिखा है कि अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हीट किया जा रहा है। अमोनियम डाइक्रोमेट को डायरेक्ट हीट किया जा रहा है और इसी को बोला जा रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन। एक वर्ड है, देखिए आप, थर्मल का मतलब ही होता है हीट, ओके। और दूसरा वर्ड लिखा डिकम्पोजिशन। डी मतलब होता है डिलीट करना या फिर जिससे वो कंपोज हुआ है उसमें वापस उसको तोड़ देना, ठीक है ना। जैसे जिससे ये कंपोज हुआ है उसमें वापस इसको री कर देना। री मतलब इसको वापस पलट देना, या कंपोजिशन का जस्ट अपोजिट वर्ड है डी। डीकंपोज मतलब जिससे कंपोज हुआ है उसमें वापस कन्वर्ट कर देना। ये दोनों कैसे हो रहा है, थर्मल का मतलब हीट दी जा रही है, कंपोज देखिए आप, देखो अमोनियम, पहले तो हम बात करते थे पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला तो ये अब पोटेशियम की जगह क्या लिख देंगे, अमोनियम लिख देंगे। तो अमोनियम एक पूरा एक आयन है और K2Cr2O7, तो NH4 का 2 Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसमें से आपको क्या देना है, हीट देना है। ये लो हीट दे देते हैं। हीट देने के बाद में क्या हुआ, ये जिससे कंपोज हुआ वापस उसी में टूटेगा। क्या चीज बनेगी कि एक तो नाइट्रोजन बनेगी, एक H2O बनेगा एंड देन Cr2O3। ये देखिए इनसे ही ये बना था, इसी में वापस डिकम्पोज कर दिया गया, ठीक है ना। ये आपकी 10th 11th दोनों क्लास में है कि किस तरीके से हीट देकर आप इसको तोड़ते हो। सिंपल सा है, जिसमें नाइट्रोजन होगा। एक और आप मेक इट ए पॉइंट व्हाट दैट अगर कहीं पे गैस निकल सकती हो तो आप एक सिंपल सा हीट दे दीजिए,
आप देना फटाफट ये निकलेंगे। कोको कोला की जो बोतल है उसके अंदर CO2 उसके अंदर क्या है घुली हुई है, पर थोड़ी सी गर्मी पड़ती है देखना आप उसके अंदर से वो बबल्स करके बाहर निकलने लगती है। मतलब हीट क्या करती है इसकी सोल्यूबिलिटी को घटा देती है। तो इस तरीके से अगर किसी में ये तो मान लो सॉलिड है, तो सॉलिड में भी अगर गैस भरी होगी थोड़ी सी हीट दे दोगे ना तो वहां से वो निकलना शुरू हो जाएगी। तो हीट तो वैसे भी गैस के लिए मतलब एडवर्स कंडीशन है इनके लिए, ठीक है ना। एक और दूसरा दे रखा है बेरियम एजाइड, इसी के नीचे लिख देता हूं एजाइड। एजाइड जो फॉर्मूला होता है वो होता है N3 माइनस, इसको बोलते हैं एजाइड, ठीक है ना। बेरियम के साथ ये लो बेरियम Ba1 और ये लो एजाइड, ठीक है ना। और बेरियम की वैलेंसी होती है 2, तो ये लो 2, ये बेरियम एजाइड। पर एजाइड की तो माइनस ही थी ना, कैसे बनाइए, इसका 1 यहाँ गया तो यहाँ 1 लिखते नहीं है, इसका 2 प्लस वाला 2 यहाँ आ गया, इसको किया गया, इसको कन्वर्ट किया गया इसमें। प्योर ऑक्सीजन जो होती है वो इसी से मिलती है। कैसे होती है, यहाँ पर भी हीट दिया जाएगा और हीट देने के बाद में ये भी इस तरीके से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद बेरियम बनाएगा और बेरियम होने के बाद में 3 ऑफ नाइट्रोजन, ये इस तरीके से। और इस यही तरीका NaN3 के साथ भी है, Na-N3 के साथ में भी हीट दीजिए तो भी यही चीज बनेगी। तो सोडियम एजाइड बेरियम एजाइड दोनों से प्योर नाइट्रोजन फॉर्म होती है। ये तो बात हुई प्रिपरेशन की। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें। अभी हम सब चीजें किसकी बात कर रहे हैं, केवल नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने इसको 5 तरीके से बनाया है, अब आप इसको क्या करोगे, प्रॉपर्टीज देखोगे कि ये वास्तव में होती कैसी है, कहाँ काम आ सकती है। तो हम अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, ओके। सबसे पहली बात लिखी हुई है कि यहाँ नाइट्रोजन है, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो पहली बात आप लिखेंगे कलरलेस। कलरलेस का मतलब इसका कोई कलर नहीं है, दिख ही नहीं रही है आपके आसपास। मेरे यहाँ आसपास भी 78% नाइट्रोजन है, बट कहाँ दिख रही है, तो कलरलेस, ठीक है ना। अच्छा, मुझे किसी गंध आ रही है क्या, कोई मतलब स्मेल नहीं आ रही है कि मैं पहचान सकूं कि नाइट्रोजन है, तो ये ऑर्डरलेस है, ठीक है ना। ऑर्डरलेस हो गया, मतलब इसमें स्मेल की कोई नहीं है। अच्छा, कुछ टेस्ट हो रहा है क्या, मतलब टेस्ट से ही पता चल जाए। जैसे मतलब एसिड की बात करें तो एसिड में अगर मान लो नमक के आसपास होता है तो आप ना एसिडिक उसकी बदबू आती है। ऐसी कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है ना, टेस्टलेस। तीसरी बात, दूसरी बात, अगर ये टॉक्सिक होती, अगर यहाँ नाइट्रोजन है और मैं स्मेल ले रहा हूँ, उसके अंदर मेरी नाइट्रोजन भी जा रही है, मेरे लंग्स में ऐसा ही नहीं कि ऑक्सीजन ही जा रही है, 78% नाइट्रोजन भी जा रही है। अगर ये टॉक्सिक होती तो मैं अब तक जिंदा ही रहता, या कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो ये टॉक्सिक नहीं होती है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टॉक्सिक, ओके। ये इसके क्या है, प्रॉपर्टीज है। अच्छा, पानी में घुलती है क्या, ठीक है। पहली बात तो इसका आइसोटोप कितना है, कोई 2 आइसोटोप है, एक तो होता है N14 और एक होता है N15। ये इसके क्या है, आइसोटोप। आइसोटोप का मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, इन दोनों में अलग अलग है। इस वाले में कितने हैं, इसमें 7 है, इस वाले में कितने हैं, नंबर ऑफ ये 8 है, प्रोटॉन 7, ये 8, तभी आगे ये 15 हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का जो टोटल होता है वो लिखा जाता है यहाँ। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 8, यहाँ पर 7, इसका मतलब 2 आइसोटोप है स्टेबल, ओके। लेस वाटर में सोल्यूबल बहुत लेस है। अब लेस कब है, लेस सोल्यूबल है, ठीक है ना। वाटर में कितना है, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ठीक है ना। पर उसके लिए कितना लिख रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वो भी कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसका फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम होता है, और यही कारण है कि ये ठंडी होती है। और ठंडी होती है इसीलिए इसका यूज किसमें करते हैं, रेफ्रिजरेशन में। रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है प्रशीतक, जो कोल्ड स्टोरेज में जो सारी गैसेज होती है, या तो नाइट्रोजन होती है या फिर अमोनिया होती है, मतलब नाइट्रोजन का प्रोडक्ट ही है वो भी, बट ये इतनी ठंडी होती है कि इसका यूज हम कोल्ड स्टोरेज में करते हैं, ओके। और टॉक्सिक तो होती नहीं है, ठीक है, इसीलिए लिखा है लो फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट से। अब एक और इन्होंने लिखा है कि ये जो आपके रूम टेम्परेचर है, मेरा रूम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। केल्विन में कितना, 298 डिग्री। अच्छा, उसके रूम टेम्परेचर में क्या है, ये इनर्ट है,
हाई बॉन्ड एंथैल्पी है और ये इनर्ट की तरह। बोले अगर ये रूम टेम्परेचर पे तो वहाँ इनर्ट की तरह है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड, और वो भी मजेदार स्टेबल। मतलब हालांकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ्लिक्ट है, वो चाहते हैं दूर जाना, बट रूम टेम्परेचर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, यहाँ तो इनर्ट है, पर टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये इनर्ट वाला फेज ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा कैंसिल। क्यों? अब ये टेम्परेचर बढ़ने से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, काइनेटिक एनर्जी इन द पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मूवमेंट सब बढ़ने लगेगा तो ये इसके बाद में रिएक्टिविटी, इसके बाद में रिएक्शन बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है इनर्ट कब तक है? जब तक रूम टेम्परेचर है। तब क्यों? तब तक ये बॉन्ड एंथैल्पी, इन दोनों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो अभी इतनी नहीं मिली जितनी कि तोड़ सकते हैं, तो तब तक तो इनर्ट ही है, ठीक है ना। बॉन्ड एंथैल्पी हाई है वहां पे, और जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी वहां से टूट जाएगी क्योंकि उतना टेम्परेचर मिल गया है। एट हायर टेम्परेचर इट डायरेक्टली कंबाइन सम। अच्छा, हायर टेम्परेचर पे क्या होगा? ये इस तरीके से कंबाइन हो जाएगी। कंबाइन होने के बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनाएगा, कैसे प्रोडक्ट? देखिए लिथियम, सोडियम की बात करें, मैग्नीशियम Mg+N3, ये है मेटल, मेटल के साथ में नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है? Mg3N2, और ये होता है आयनिक, आयनिक नाइट्राइड। ये आयनिक प्रॉपर्टी का नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड है पर ये आयनिक प्रॉपर्टी का, तो मेटल के साथ में तो आयनिक। अच्छा, नॉन मेटल के साथ जब ये आयनिक है तो वो कोवेलेंट वाला, तो नॉन मेटल अगर कुछ लेता हूं, नॉन मेटल, उसके साथ में ये कोवेलेंट नेचर का बनाता है, और ये तो है ये, क्योंकि ये मेटल, मेटल के साथ में आयनिक नाइट्राइड बनाता है। ये सारे इसके प्रॉपर्टीज है, ओके। अच्छा, और भी इसको और कहाँ से बना सकते हैं? तो इसको बना सकते हैं हेबर प्रोसेस से, और ये बहुत ही मतलब वेल नोन है हेबर। क्यों हेबर ने ही मतलब सबसे पहले इसको वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन, किस तरीके से अमोनिया का अच्छा प्रोडक्शन हो। क्यों? अमोनिया का यूज होता है आपके फर्टिलाइजर में, तो इसका यूज ज्यादा हो इसके लिए वो बनाया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? सबसे लो कॉस्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यूज करते हुए हाइड्रोजन को मिलाया और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनाया है उसको बोलेंगे अब अमोनिया। तो ये कह रहा है कि ऐसा करके जो NH3 बनाया है इसका यूज किया गया फर्टिलाइजर में। पर ये आसानी से हो जाएगा क्या? नहीं, इसके लिए टेम्परेचर और दोनों इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा ये देखिए, इसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक तो होता है आयरन को चाहिए कैटलिस्ट, और इस आयरन को क्या करना है? थोड़ा प्रोमोट करना है। जो मैंने कैटलिस्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि प्रोमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था कि ये प्रोमोटर की तरह काम करता है, ये कैटलिस्ट, ये तो इसकी रिएक्शन को, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ये तो बढ़ाएगा, पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कौन बढ़ाएगा? उसके लिए ये, इसको बोलते हैं प्रोमोटर, कैटालाइटिक प्रोमोटर। और टेम्परेचर कुछ रियल नहीं, इसको अच्छे से रिएक्ट करे इसके लिए अच्छा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर। कितना है? 773 केल्विन। ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड है कि ये कैटलिस्ट अच्छे से वर्क कर सके, इसकी जो जो होती है ना आयरन की रिएक्टिविटी फास्ट कर सके, ये टेम्परेचर भी बहुत रिक्वायर्ड है। अच्छा, टेम्परेचर, इसके बाद में क्या गैसेज इधर उधर भागती है क्योंकि वैसे भी गैस की मोबिलिटी ज्यादा होती है। इन गैसेज को पकड़कर वापस यहीं रखना है, मतलब पास लाना है, ठीक है ना। तो लाने के लिए प्रेशर चाहिए। कितना प्रेशर चाहिए? तो 200 एटमॉस्फेयर, 200 एटमॉस्फेयर का वो चाहिए, ठीक है ना। अगर ये चार कंडीशन हो जाए, पहला कैटलिस्ट, टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर है ये, ठीक है ना, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस तो है ही है। अभी 50 डिग्री में हमें क्या कितनी गर्मी लगती है? ये 500 डिग्री सेल्सियस है। हाई टेम्परेचर, प्रेशर भी बहुत, अभी एक 1 atm के प्रेशर में हम लोग रहते हैं, मतलब 200 टाइम्स, मतलब कितना हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, कैटलिस्ट की मौजूदगी, ठीक है ना। ये और मोलिब्डेनम तो और अच्छी बात है, ये तो केवल प्रोमोटर है ना। प्रोमोटर भी वैसे रिक्वायर्ड है, अगर नहीं होगा तो फिर और ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा। तो ये क्या है? चार कंडीशंस की मदद से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर ये बना सकते हैं।
और इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे यूरिया बनाने में। यूरिया का फॉर्मूला क्या था, NH2CONH2, ठीक है ना। इसमें NH3 की एक हाइड्रोजन ही तो निकालना है और आराम से यूरिया बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हेबर प्रोसेस ने कही थी। अच्छा ये एक और बात, ये वाली जो रिएक्शन है ये कैसी है, ये इस तरीके से है रिवर्सिबल। अगर मैं ये चीजें बढ़ाऊंगा, ये चीज करूंगा तभी जाके ये आगे बढ़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, वापस बैक जाने लगेगी। इसलिए मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से बताता हूँ। ये हाफ ही बनाता ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस को कौन मतलब नहीं, मतलब वन वे क्यों कौन कर सकता है, हाई टेम्परेचर। ये जब हाई एटमॉस्फेयर होगा तो ले चेटिले ने क्या कहा था, ले चेटिले ने कहा था कि अगर मैं हाई टेम्परेचर प्रेशर रखता हूं तो इसमें कितने मोल है, 1 मोल, इसके कितने मोल है 3 मोल, इसके 2, तो टोटल ये है 1 + 3 = 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इधर कितने मोल है 2। प्रेशर जब बढ़ेगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि ज्यादा से कम नंबर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब मोर टेम्परेचर विल हेल्प टू मूव द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से बढ़ाने के लिए हाई टेम्परेचर हेल्प करता है। इसका कारण बताया गया है कि इधर 4 है इधर 2 है, कम संख्या की तरफ मूव करता है, कम मोल्स की तरफ मूव करता है। ये ले चेटिले ने कहा था। ले चेटिले ने यह भी कहा था कि टेम्परेचर अगर इसका जो है ना हाई टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ रहा है कि कैटलिस्ट को अच्छे से मूव करवाने के लिए, अच्छे से पिघला कर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। दो चीज। तीसरी बात, आयरन लेने से क्या होगा, इसकी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, ये वाली चीज और कैटलिस्ट की मौजूदगी। ये आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये आपके पीछे इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा है। तो हेबर्स, इसको क्या बोल रहा है, इसको नाम बोलो क्या है, हेबर्स प्रोसेस। और ये हेबर्स प्रोसेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात पूछा जाएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ हेबर्स प्रोसेस, which gas is produced in the Haber process, which type of reactant used in Haber process, which type of conditions are used in the Haber process. All these answers will be taken by this reaction and the equation. Second one, डाइनाइट्रोजन कंबाइन। डाइनाइट्रोजन कंबाइन होकर और क्या बनाती है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डाइनाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या करेंगे, N2 + O2, ये तो गैस ही है, इजीली कंबाइन होगी। कंबाइन होकर क्या बनाएगी, 2NO, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाया इसने, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोला, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया, पर इसके लिए टाइम टेम्परेचर बहुत चाहिए। अभी मैंने क्या कहा था, ये दोनों गैसेस एक दूसरे से मिल जाती तो यहाँ पे आसपास ही नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, पर ये इतना जल्दी नहीं बनेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, 2000 केल्विन, मतलब ये वेरी 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 हाई टेम्परेचर है ये। ओके, दूसरी बात, अब कह रहा है ये यूजेस क्या है। पहला यूज तो मैंने बता ही दिया कि नाइट्रोजन ठंडी होती है, ठंडी होगी तो क्या यूज करेंगे, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है ए गैस इज व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेंट फ्रिज में जो यूज की जाती है, इसका मतलब क्यों, क्योंकि इसका वेरी 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 लेस फ्रीजिंग पॉइंट है। अब फ्रीजिंग पॉइंट है तो इस केस में क्या हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज जितने भी है वहां पर ये रेफ्रिजरेंट के रूप में। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इनर्ट है, इनर्ट है तो या इनर्ट एटमॉस्फेयर दाखिल रखना है, वहां पे नाइट्रोजन यूज करते हैं। नाइट्रोजन तो इवन तो आपकी जो चिप्स होती है ना, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वही नाइट्रोजन है, वहां पे भी ऑक्सीजन को वहां पे जाना नहीं देना है, अदरवाइज क्या होगा, वो उस खाने को क्या कर देगा, उस खाने में ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, उसका जो खाना जो होता है रेंसिडिटी हो जाएगी, उसमें खाना खराब हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी। तो वहां पे भी आपकी जो चिप्स पैक्ड आइटम है वहां पे भी नाइट्रोजन, क्योंकि इनर्ट एटमॉस्फेयर रखना आपको, रिएक्शन के ना हो ऐसी गैस ना होनी चाहिए, तो नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए वो आसानी से रिएक्ट नहीं करती है। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री में तो स्पेशली आयरन और स्टील, वहां पे इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए इनर्ट डाइल्यूएंट, उधर रिएक्टेंट। तीसरी चीज ये है इसमें कि इससे अमोनिया बन रही है। अभी मैंने हेबर प्रोसेस से क्या बनाया था,
अमोनिया बनाया था, अमोनिया से क्या बनाया था, नाइट्रोजन के और भी प्रोडक्ट्स, यूरिया वगैरह ये सब बनाना है, ठीक है ना। एक एक क्रायो सर्जरी होती है, क्रायो सर्जरी जिसमें क्या होता है, क्रायो सर्जरी में जो ठंडा रखना होता है, जैसे कुछ भी ऐसी चीज होती है जो हाई टेम्परेचर पे वो किल हो जाते हैं, मान लो कुछ और भी चीज, मेरे ब्लड को भी रखना हो कहीं पे, किसी बॉडी को रखना हो, किसी सेल को, टिश्यू को रखना हो, लेस टेम्परेचर चाहिए तो अमोनिया का एटमॉस्फेयर रखते हैं, उसके अंदर उसमें रखते हैं ताकि वो किल ना हो, हाई टेम्परेचर से जो किल हो जाता है ना। क्रायो सर्जरी, अगर मान लो कि आपको किसी चीज सर्जरी करनी है, पर उसके लिए जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वैसे ही किल हो जाएगा, तो वो उसी एटमॉस्फेयर में ही किया जाता है, उसको क्रायो सर्जरी बोलते हैं। लेस टेम्परेचर के एटमॉस्फेयर में की जाने वाली सर्जरी, और उसमें और भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, लेकिन नाइट्रोजन वन रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज की जाती है क्रायो। इसके अलावा क्या लिखा है, इंडस्ट्री केमिकल कंटेंट नाइट्रोजन, कैल्शियम साइनामाइड। अच्छा, बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, ये बाइनरी प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, ट्राइनरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन सब का क्या हो रहा है, कैल्शियम, ये सब चीजें नाइट्रोजन वहां पर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के रूप में वहां यूज हो रही, तो इंडस्ट्री में ये किसी के साथ में कंबाइन होकर रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में यूजफुल है। ओके, ये सब यूजेज हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अब हम बात करेंगे अमोनिया की, ठीक है ना। अभी तक इस बार क्या बात की गई कि किस तरीके से नाइट्रोजन का यूज करेंगे, अब अमोनिया की बात करेंगे। अमोनिया में अभी तक जो बताया है कि सबसे पहली बात तो बनाते कैसे हैं, जिसके बारे में जिक्र मैंने अभी कर दिया है। किस चीज से बनाया था आपने, हेबर्स प्रोसेस से, किसके यूज से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है ना। ओके, और इसके बाद में क्या होगा, जैसा हमने अब तक पढ़ा है कि अभी मैंने नया टॉपिक डाल दिया है अमोनिया। सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए क्या किया, सबसे पहले उसने यूज किया है अमोनियम के बाद में यूरिया, NH2CO NH2, ये मैंने कहा था यूरिया का फॉर्मूला होता है। इस यूरिया के में क्या डाला है, इसमें डाला है 2S, मतलब पानी डाला है। ये तो हो गया रॉ मटेरियल के बाद में एक चीज बनती है, क्या बनती है, NH4 अमोनियम कार्बोनेट का 2CO3, ये है अमोनियम कार्बोनेट। इस अमोनियम कार्बोनेट जो है, इसमें से इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। इसका डीके और होगा, डीके होने के बाद में ये देखिए, मतलब यूं उससे बनेगी NH3 अमोनिया, ठीक है ना। और बाकी और चीज भी बनती है, जैसे CO2 और H2O भी बनती है, लेकिन ये तो अपने आप ही मूव हो जाती है, पर ये अमोनिया बनती है, ठीक है ना। ये एक बात आप और समझिए, आपके गांव में यूरिया का, जैसे काउडंग में यूरिया ही होता है, मतलब पूरे गांव में मैक्सिमम जगह केटल्स होते हैं, तो वहां से आप देखना, वहां से काउडंग को इकट्ठा करके एक जगह डाला जाता है, जैसे उसको बोलते हैं हमारे वहां रोड़ी, तो रोड़ी में डालते हैं, वहां पे आप देखना पानी भी होता है उसमें, गीला, थोड़े दिनों में क्या होता है, धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनेट में, और यही कार्बोनेट बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, इसमें से आप देखना उसको हाथ लगाओगे तो गरम गरम भी फील होगा आपको, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक मटेरियल से, इसको बोलते हैं डेड एंड डीके मटेरियल, और डीके होने के बाद में नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मटेरियल से ये बन जाएगा, ठीक है। तो यह ओके, अमोनियम क्षार, बोले ये तो हो गया किस तरीके से। अच्छा, ये अमोनिया जो बना है, ये अमोनिया तो बाहर निकल जाता है, आप कभी भी देखना इस रोड़ी के पास में जाइएगा, आपको अजीब सी स्मेल आएगी। आपके जो बाथरूम वगैरह होते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट, उसमें जो बदबू आती है वो अमोनिया की बदबू है, ठीक है ना। वैसी बदबू वहां आ रही है, इसका मतलब ये तो बाहर निकल गया है, पानी वहां रह गया, और ये CO2 की बाहर निकल जाती है, दोनों बाहर निकल गए। अब क्या बच गया, अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया वो है खाद, ठीक है। अब उस खाद का क्या करेंगे, उस खाद को वापस क्या डालेंगे, खेतों में डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ये वहां वापस काम आएगा। अमोनिया तो बन गई ना इसमें। एक और चीज दे रखी है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे भी आपको अमोनिया बना सकते हैं। रियल में क्या हो रहा है कि कहीं पे भी गैस होती है ना, ये वाली अमोनिया, तो वो इजीली निकलेगी। जैसे NH4Cl,
इसका मतलब क्या है, इसके अंदर से अगर टूटा जाए तो अगर टूट सकती हो तो टूटेगी। तो क्या है, अगर मैं कैल्शियम, जैसे ये होता है चूने का पानी, ठीक है ना, ये स्लेक्ट लाइम होता है ना, स्लेक्ट लाइम से रिएक्शन जैसे ही करोगे उसके बाद में क्या बनेगी, NH3 बनेगी। तो ये यहाँ पे भी अमोनिया का प्रोडक्शन हो गया, उसके साथ में पानी भी बनेगा और उसके साथ में CaCl2 भी बनेगा। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो ये पानी का तो कुछ नहीं है सॉल्वेंट के रूप में, CaCl2 भी केवल क्या है, पत्थर जैसा ही होता है। पर ये रियल में यहाँ प्रोडक्शन हो गया अमोनिया का, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है। अच्छा, मैं इसकी जगह कुछ और चीज यूज करूँ, अमोनियम सल्फेट यूज करूँ, NH4 SO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट को यूज करूं और अमोनियम सल्फेट के साथ में इस बेस की जगह कुछ और बेस ले लेता हूं, NaOH बेस ले लेता हूं, तब क्या होगा, तब भी भैया अमोनिया बन जाएगी। ठीक है ना। अभी आपने ये शोल्ड लिया तो इसकी जगह शोल्ड चेंज कर दो, यहाँ एक बेस लिया तो दूसरा बेस ले लो, लेकिन हो क्या रहा है, शोल्ड प्लस बेस, इसमें अमोनिया हो तो ये ब्रेक डाउन होकर अमोनिया देगी। ठीक है ना, अमोनिया देने और इसके बाद में H2O Na2SO4 बनाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अमोनिया का प्रोडक्शन हुआ। तो अमोनिया का प्रोडक्शन हमने 3 तरह से कर दिया। चौथा प्रोसेस ये हेबर्स प्रोसेस, ये बात मैंने आपको अच्छे से बता दी है। ठीक है ना, कि कितने एटमॉस्फेयर पे क्या हो रहा है ये। अब ये कह रहा है कि एक डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या बताया गया है कि किस तरीके से इसका अंदर लाना होता है, इस तरीके से आपको मूव करवाना होता है। ये डायग्राम वैसे तो सिंपल है, मैं इसको एक बार बना देता हूँ, तब तक थोड़ा पॉज करता हूँ। ये देखिए मैंने एक प्रोसेस बनाया है, एक पिक बनाई है। इस पिक में करना क्या है, सिंपल आपको देखना है कि ये हेबर्स प्रोसेस इसी तरीके से होता है। हेबर्स प्रोसेस का फॉर्मूला क्या था, N2 + 3H2 2NH3। ओके, ये प्रोसेस है। इसके लिए क्या है, टेम्परेचर 773 केल्विन, 200 एटमॉस्फेयर, जिसको अगर उसमें बार में लिखेंगे तो इस तरीके से। दूसरी बात है आयरन एंड मोलिब्डेनम, इसमें ये एक था जो कहा गया था हेबर्स प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, इसको आप जब डायग्राम को देखोगे, ठीक है ना, डायग्राम, एक मिनट, हेबर्स, इसमें एक सिंपल सी बात है, ये एक बार लिखा हुआ है कि एक गैस को आपने इस तरीके से इन किया, मतलब पाइपलाइन से पूरी, और इसमें गैस अंदर आ रही है, यहाँ पे नाइट्रोजन अंदर की तरफ आ रही है, ये अलग गैस है और इस तरीके से अंदर मूव कर रही है। तो ये भी इधर मूव कर रही थी, ये भी इधर, फिर ये इधर मूव। यहाँ पर कंप्रेसिंग का मतलब है कि ये दोनों दूर दूर है। यहाँ पर कंप्रेसर की मदद से, तो जो कितना है 20 MPa, जो हम इसको इस तरीके से 20 एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं, 200 एटमॉस्फेयर, ये तो पास्कल में लिखा है, आपके यहाँ एटमॉस्फेयर भी लिखा होगा, पर कुल मिला के इतने प्रेशर से इनको पास लाया गया। अब पास लाया गया तो अब ये जो दूर दूर थे पार्टिकल, अब ये पास आ गए। पास आते ही इसके बाद में सिंपल सा क्या हुआ, यहाँ पे गर्म भी किया जाता है 773 केल्विन से, और कैटलिस्ट भी डाला जाता है Fe, और इसको मोबिलाइजर मतलब मोटिवेटर, प्रोमोटर, मोलिब्डेनम भी डाला जाता है। तो यहाँ सब चीजें, ये पूरा एक ही चैम्बर है, ये सारी गैसेज आ रही है इधर से और इधर आएगी। अंदर आने के बाद में अब हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, पास तो आ गए लेकिन पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होकर अब यहाँ से बन रही है NH3, और ये NH3 बनकर अब किस में जा रही है, यहाँ पर हुआ क्या, ये पूरा प्रोसेस यहीं पे होता है। अब ये प्रोसेस बनकर अभी जा रही है, अब कौन जा रही है, इसमें NH3 भी है, इसमें NH3 भी है, बची हुई नाइट्रोजन भी है और बची हुई हाइड्रोजन भी है। ये तीनों गैस यहाँ पर, ये मैंने आपको अभी बताया था, ये कूल करने के लिए जानबूझकर इसको इतना लंबा किया जाता है ताकि उसकी टेम्परेचर उसमें से, जैसे 500 केल्विन की बात है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 500 डिग्री सेल्सियस है। इतना टेम्परेचर को लूज करना है तो आपको कूलिंग करना होगा, जैसे रेफ्रिजरेटर में करते हैं कि पीछे की तरफ पूरी जाली लगी रहती है, वो अंदर की सारी गर्मी को वहां से लूज करवाने के लिए होती है। तो यहाँ पे कूल होगा तो वो कूल होकर कुछ, अब इसमें ये सारी गैस फॉर्म में, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहाँ पे पहले से लिक्विड है, पानी होगा, ये तो पानी में चली जाएगी, नहीं तो ये लिक्विड NH3 यहाँ पे गिरेगी।
अगर ये कूल होने के बाद, ठीक है ना, कूल होके ये NH3 लिक्विड NH3 यहाँ गिरी, अब इसके बाद में अब ये पानी यहाँ नहीं है, ध्यान रखना, ये पूरा NH3 ही है पूरा, पर दूसरी गैस भी तो बनी है। ये दूसरी गैस जो बची है रिएक्टेंट, वो भी अभी यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन भी है और H2 भी है, और ये अब क्या होगा, पंप के थ्रू इधर से खींचा जाएगा। तो यहाँ से कौन खींचेगा, यहाँ से गैस खींचेगी, लिक्विड नहीं खींच सकता, इतना प्रेशर नहीं है इस पंप में, क्योंकि लिक्विड है वो तो क्या होगा, इस पंप से नहीं खींचने वाली, गैसेज खींच जाएगी। कौन सी गैसेज, जो अनरिएक्टेड फॉर्म में आ गई है, ठीक है ना, वो वापस आएगी, वो वापस NH3 यहाँ से आएगी, वो इस तरीके से वापस इसमें जाएगी। आप देखना यहाँ पे दो तरह के हो, इधर से भी इधर जा रही है और इधर से भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, इसका मतलब दोनों यहाँ वापस जाएगी और रिएक्टेड फॉर्म में जब चलता रहेगा और NH3 बनती रहेगी और अमोनिया इस तरीके से केन होगी। दूसरी बात, अब आप बोलोगे NH3 ही क्यों बनी यहाँ पर, नाइट्रोजन क्यों नहीं बनी, हाइड्रोजन। तो NH3 में एक और बात समझाता हूँ मैं आपको, नाइट्रोजन में इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है, ये होता है NH3 में, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसके पार्टिकल्स की बाउंडेशन बढ़ती जाती है, मोबिलिटी कम होती जाती है, तो ये गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक तो कूल किया उससे भी लिक्विड में कन्वर्ट होना है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बने हुए हैं उससे भी बनना है, तो इससे यही लिक्विड बनेगी, ठीक है ना। तो लिक्विड फॉर्मेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्यों नहीं हुआ वहाँ, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा था, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और इसी कारण से तो मजबूत है। हम जब उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन NH3 बहुत स्टेबल है, इसके सारे अपने ग्रुप के हाइड्राइड में सबसे ज़्यादा स्टेबल ही है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हुई थी, स्मॉल साइज की बात हुई थी, ठीक है ना, और उसके बाद में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हुई थी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी है तो वो बनेगा ना लिक्विड में, तो जो लिक्विड बनना है बन गया, जो नहीं है वो वापस प्रोसेस में वापस चला गया, ठीक है ना। ये पूरा एक प्रोसेस है, फ्लो चार्ट बना दिया आपको मैं। अब मैं अमोनिया के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती कैसी है। अगर मैं NH3 की बात करूँ तो क्या होगा इसका, कि नाइट्रोजन में टोटल कितने होते हैं, बॉन्ड कितने होते हैं, तो बोलेगी 3। अच्छा, Lp कितने होते हैं, तो 1। ओके, तो इस हिसाब से कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कि NH3। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो ये है नाइट्रोजन, ये है इसका Lp और ये है इसके हाइड्रोजन। अब ये कह रहा है कि साथ में क्यों नहीं है, इसका कारण है, कभी भी आपने 11th में पढ़ा था कि Lp लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद में होता है Lp Bp रिपल्शन, और इसके बाद में होता है Bp Bp रिपल्शन। ये रिपल्शन का एक तरीका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके बीच में तो रिपल्शन है ही है, बट ये वाला रिपल्शन बहुत मजबूत है, और उस कारण से ये थोड़ा सा ये जो होना था वो टिल्ट हो गया इससे। हालांकि ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड से इस अकॉर्डिंग अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो होगा sp3। इस अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, इसकी तो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये शेप नहीं है, शेप में इसको काउंट नहीं करता है, उस केस में इसका शेप में यही चीज काउंट होगी केवल, ठीक है ना, ये और ये, तो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल पिरामिड। इसका जो शेप है वो कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिड, जबकि लग तो रहा है टेट्राहेड्रल, sp3 के हिसाब से तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये वास्तव में कैसा दिखता है, ये ट्राइगोनल, जो कि नीचे की तरफ ट्राइगोन है इस तरीके से, और ये वाला पिरामिड है देखो, तो इसको बोलते हैं पिरामिड। ये इसका क्या होगा, शेप होगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये 2-3 चीज। दूसरी बात, ये अमोनिया की तो मैंने कहा था आपको, टॉयलेट में जाने पर बदबू आती है, वो NH3 की है, तो बदबू तो आती है, पर दिखती है क्या कि नहीं दिखती है, तो नहीं दिखती है तो आप क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हम कलरलेस, ठीक है ना, इसको बोलेंगे कलरलेस गैस। और स्पीड जो आपको बदबू अजीब सी लगती है, तो कौन सी स्प्रे, पंजेंट स्प्रे, पंजेंट ओडर, ये तो पंजेंट ओडर हो गया। दूसरी बात, दिखती है क्या कि नहीं दिखती है, तो कलरलेस हो गया। ये अब क्या बता रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी ऑफ द अमोनिया, ठीक है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 239 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट 198 केल्विन,
198 केल्विन भी बहुत कम होता है। अगर मान लो 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 198.4 इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये तो बहुत ही कम है ना, लगभग बहुत ही कम है। अगर करेंगे तो लगभग कितना आएगा, अगर इनमें माइनस ही कर लेते हैं हम ना, 8 9 10 11 12 13 5 इधर 6 7 लगभग 74। अच्छा इसको तो माइनस किया ही नहीं, तो लगभग कितना आएगा 74.6 ऐसे लगभग। तो अगर मैं मानूं कि लगभग 70 भी मान लेते हैं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे करके 74 आ रहा है, -74 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कि काफी अच्छे तरीके से इसको कूलिंग में यूज किया जाता है। इसीलिए आप देखना कि गांव में जितनी भी जगह होती है ना कोल्ड स्टोरेज, वहां पर अमोनिया बेस्ड कोल्ड स्टोरेज ज्यादा होते हैं। यूपी में आप देखिएगा कि खूब कोल्ड स्टोरेज है, सब जगह अमोनिया बेस्ड। उसका कारण है देखिए ना, इतना 198 इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, बहुत कम है। नाइट्रोजन का भी इतना ही था, अमोनिया का भी इतना ही, मतलब इतना ही कम था नाइट्रोजन का भी, पर अमोनिया का बहुत कम है, इसलिए इसको रेफ्रिजरेशन में यहाँ भी ये भी यूज होगा। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अभी बताया था मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसके कारण से लिक्विड फेज में आती है, ठीक है ना। और वाटर में क्यों डिजोल्व, अमोनिया का जो है ना वाटर में डिजोल्व ज्यादा था, नाइट्रोजन का कम था, वाटर में डिजोल्व ज्यादा है, उसका कारण बनाया गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये डिजोल्व करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। यहाँ लिख भी रखा है कि NH3 जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाती है और उसके बाद में पानी के साथ में रिएक्ट कैसे करती है। तो इसमें ये लिखा है कि NH3 प्लस वाटर, ऐसा करने से क्या होगा, इस तरीके से होगा। ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये अपना ये वाला जो होता है ना एलपी के थ्रू बॉन्ड बना के NH4 प्लस बनाएगी, और ये एक्वा सॉल्यूशन में है ना, एक्वा सॉल्यूशन में ये बनाया और OH माइनस बनाया, ठीक है। पर यहाँ पर क्या किया उसने, एक अपने एलपी को दिया ना, इस केस में क्या हो रहा है, इसमें एक और एक तो बात है कि इस तरीके से जो बनाया है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। क्यों, लेविस बेस ने कहा था कि अगर किसी के पास एलपी है और वो डोनेट कर दे तो वो क्या होगा, लेविस बेस होगा। तो यहाँ पर ये डोनेट करता है, ये देखो हाईली सोल्यूबल इन वाटर, देखो इसके साथ रिएक्ट करके फटाफट ये H प्लस और OH तो सोल्यूबल हो ही गई ना, घुल गई, आयन में डिजोल्व हो गया, आयन तो आराम से मतलब डिजोल्व हो रहे थे, तो ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर। एक्वा सॉल्यूशन में ये कैसे बिहेव करेगी, वीक बेस की तरह, बेस तो है पर ज्यादा इतना भी भयंकर बेस नहीं है, पर बेस है, ठीक है ना। अब बेस कैसे पता पड़ेगा, पहली बात तो देना, दूसरी बात एक और देखिए आप, अगर कोई वाटर सॉल्यूशन में OH आयन देता है तो बेस होता है नहीं होता है, तो बेस है, पर इतनी जल्दी भी नहीं देता है, इसलिए इसको वीक बेस बोला गया है। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, जल्दी नहीं देता है, वीक बेस है, ये चीज आ गई। इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट, इससे ये सॉल्ट भी कैसे बनाती है, देखो अमोनियम सॉल्ट जो यहाँ लिखा हुआ FeCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इससे ब्राउन पीपीटी बना, अमोनियम सॉल्ट बना। अगर कोई एसिड के साथ रिएक्ट करके इसे सॉल्ट बना दे, ठीक है ना, उस केस में क्या कहलाएगा, फिर तो बेस वाली क्वालिटी बताइए आपने, ठीक है ना। दूसरी बात, जिंक सल्फेट के साथ में अगर ये बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, किसी एसिड के साथ बना रहा है सॉल्ट, इट मीन्स ये भी क्या है, ये भी आपको बेस वाली क्वालिटी है, क्योंकि बेस ही क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या करता है, ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, ठीक है ना। इट मीन्स ये इसकी बेसिक क्वालिटी को देखने के लिए, और लेविस ने तो कह दिया है कि एलपी के कारण से इसको बेसिक माना ही आया। बेसिसिटी में भी बात ये कहा गया था कि इसमें, अच्छा इसका यूज कहाँ होता है, तो एक लास्ट इसका है कि यूज क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, इसकी एक आदत होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से क्या होता है, उसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेंगे, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड का क्या होता है, एक कलर होता है। जैसे Cu2+, किसी में Cu2+ है किसी भी और में, तो अगर उसकी मैं अमोनिया से रिएक्ट करा दूं तो ये अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया कंपाउंड बनाएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, ये देखिए NH3 का होल 4, ये देखिए 2+, ये है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और इसका एक अपना कलर होता है, इसका होता है डीप ब्लू। मतलब रियल में क्या होता है, कॉपर में वहां कलर नहीं दे रहा था, ये कलरलेस था,
नहीं यह तो ब्लू था, पर ये ब्लू कलर अगर डीप ब्लू हो जाए मतलब गहरा हो जाए, कब? जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तब। तो इसने क्या बताया, इस रिएक्शन से ये बताया है कि इस पर्टिकुलर में जो ब्लू कलर है वो कॉपर है, मतलब मिनरल्स की पहचान कराने के लिए अमोनिया काम आ रहा है। जैसे एजी और सीएल दोनों मिलकर बनाता है एजीसीएल, और एजीसीएल जो होता है उसका कलर कैसा होता है? व्हाइट पीपीटी बनता है। एजीसीएल व्हाइट जो पीपीटी बनता है उसके साथ में अगर NH3 की रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? तो NH3 की रिएक्ट कराने और फिर एक कंपाउंड बनेगा, ये भी क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, NH3 का होल्ड वाइज, ये है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जो व्हाइट पीपीटी वो अब कैसी हो गई? ये कलरलेस हो गई, मतलब चेंज इन कलर, ये है व्हाइट पीपीटी। तो व्हाइट को कलरलेस कर दिया, तब तो उसने बताया कि नहीं इसमें एजी था। और एजी कब व्हाइट कब आया? जब कलरलेस एजी, रियल में क्या था? कलरलेस एजी प्लस सीएल से बना था एजीसीएल, तो ये था कलरलेस। इसमें तो पता भी नहीं पड़ रहा था ये चांदी है भी कि नहीं है, पर सीएल से बनाने के बाद में उसने व्हाइट पीपीटी बनाया एजीसीएल का। पर यहाँ पे तो चलो ठीक, कुछ और भी बन सकता है, पर NH3 से रिएक्ट करने के बाद अगर फिर कलरलेस हो गया और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना, तो इसने क्या किया? डिटेक्शन ऑफ द मेटल आयन जैसे कॉपर और Ag+, इसको करने के लिए 2-3 और यूज है। देखिए अमोनिया से क्या बन रहा है, हमने अभी बताया था NH3 NH2CO NH2, ये क्या चीज है? ये है यूरिया। यूरिया फर्टिलाइजर की तरफ काम आता है, और ये बनता है किससे? है अमोनिया से। तो अमोनिया से फर्टिलाइजर बनाने के वर्क। दूसरी बात, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सारे सॉल्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ अमोनियम, अमोनियम का मतलब ही अमोनिया से ही आया है। अमोनिया से वाटर में घोला है तब जाके ये वाटर में H+ लेता है, और H+ लेके क्या बनाता है? NH4+, ये अमोनियम आयन। और इस अमोनियम आयन से सारे सॉल्ट बने, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। इट मीन्स अमोनिया इज वेरी यूजफुल टू मेक फर्टिलाइजर, ये ऑल टाइप ऑफ फर्टिलाइजर ही है। दूसरा, मैन्युफैक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, और भी ये तो चलो ठीक है ऑर्गेनिक में मिल गए, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंस बनाने में भी इसी का यूज है, ठीक है ना। तीसरी बात है, इससे नाइट्रिक एसिड इंपोर्ट, ये नाइट्रोजन रेफ्रिजरेंट में अभी बताया था मैंने कि इसका कितना था? 194 बताया था ना, 198.4 केल्विन, वेरी लो टेम्परेचर, लगभग 70 के 74 के आसपास आ रहा था। इतना -74 के आसपास हो तो वो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होगा ना। तो इस तरीके से इनके यूजेज हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 में लेविस बेस के बारे में बता दिया मैंने कि ये इसमें हिसाब से लिखा हुआ है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे जो डोनेट करता है, और ये लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। कौन कौन सी इंटेक्स्ट में लिखा है कि कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, तो उसमें हाई टेम्परेचर, जैसे हेबर प्रोसेस के बारे में पूछा है, मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। इसमें हेबर प्रोसेस में बताता है 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 773 केल्विन। दूसरा आयरन मतलब आयरन क्या चीज़ में कैटलिस्ट, उसको प्रोमोट करने वाला मोटिवेटर है ना, कैटलिस्ट को मोटिवेट करने वाला मोलिब्डेनम मोटिवेटर, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट कि। और किसके लिए यूज़ हो रहा अमोनिया, तो डिटेक्ट करने के लिए। कैसे यूज़ हुआ अभी बता दिया था मैंने कि इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाया, और इसका एक अपना कलर चेंज हुआ, कलर चेंज से आपने डिटेक्शन ऑफ द मेटल्स किया। ये सारा एक अमोनिया का प्रोसेस है पूरा। धन्यवाद।